हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ये सभी फैक्ट्स सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैंने चैनल पर इंग्लिश पेडागोजी की प्लेलिस्ट बना रखी है, वो सभी वीडियो भी आप ज़रूर देखें। सबसे पहले आता है हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन में बच्चा नेचुरली रूप से लैंग्वेज को सीखता है, जैसे कि वो उसकी मदर टंग, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। दूसरा होती है लैंग्वेज लर्निंग, जिसमें एक ये कॉन्शियस प्रोसेस होती है। बच्चा कॉन्शियस माइंड से लैंग्वेज को सीखता है, जो कि वो स्कूल में आकर करता है। जो उसकी फॉर्मल लैंग्वेज होती है स्कूल में, वो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब भाषा अर्जित करने का मतलब होता है कि बच्चा जो उसके होम एनवायरनमेंट में जो मदर टंग को वो सीख रहा है, वो उसका लैंग्वेज एक्विजिशन है, भाषा अर्जित है। उसके बाद है हमारा लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में हमें ये मेन बात याद रखनी है कि जो एक्विजिशन होता है, अर्जित करना होता है, वो नेचुरल प्रोसेस होती है, और लर्निंग होती है वो कॉन्शियस माइंड से होती है, जो कि स्कूल में होती है, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है बच्चे की। द फर्स्ट लैंग्वेज नेचुरली एक्वायर्ड बाई ए चाइल्ड। जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज भी होती है। सेकेंड लैंग्वेज इज लर्न आफ्टर द फर्स्ट लैंग्वेज। एक्सपोजर क्या होता है? रेगुलर एक्सपोजर टू मीनिंगफुल लैंग्वेज सपोर्ट्स मीनिंगफुल डेवलपमेंट। तो बच्चे की जो लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है, लर्निंग करता है, उसकी कैसे उसको ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड कौन सा रहेगा? तो वो एक्सपोजर होगा। जितना बच्चे को लैंग्वेज का एक्सपोजर दिया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उतना ज़्यादा बच्चा जल्दी सीखेगा। और जो भाषा सीखने का सेंसिटिव पीरियड होता है वो 2 से 6 साल का होता है। 2 से 6 साल का होता है, जिसे हम क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया है कि जो बच्चे कौन से पीरियड में सबसे फास्ट से भाषा को सीखते हैं, तो वो सेंसिटिव पीरियड होता है, जिसे हम क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। और वो 2 से 6 साल का होता है, जब बच्चा प्री स्कूल पीरियड में होता है। उसके बाद है हमारा इंट्रैक्शन। तो ये जो हमारे भाषा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एक्सपोजर है, बच्चे को इंट्रैक्शन की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा फास्ट जल्दी से जल्दी लैंग्वेज सीख पाए। दूसरा है हमारा थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट थ्योरी स्किनर, चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोस्की और इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी, ये हमारी इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं। सबसे पहले है स्किनर। स्किनर क्या है? बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं। उन्होंने बोला है कि जो लैंग्वेज बच्चा सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, प्रैक्टिस से सीखता है और रीइंफोर्समेंट से सीखता है। तो हमारे सीटेट में ये क्वेश्चन भी आया है कि किसके अनुसार बच्चा भाषा अनुकरण से सीखता है या इमिटेशन से सीखता है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हमें वहाँ पे स्किनर के साथ जाना है, व्यवहारवादियों के साथ जाना है। तो जो भी व्यवहारवादी हैं, उन्होंने बार बार प्रैक्टिस पे, ट्रायल एंड एरर मेथड पे ज़्यादा फोकस दिया है भाषा सीखने में। तो जो ट्रायल एंड एरर मेथड आता है, इमिटेशन होता है, अनुकरण होता है, ये व्यवहारवादियों का लैंग्वेज डेवलपमेंट का थ्योरी है। उसके बाद आती है चॉम्स्की। चॉम्स्की ने इनेटिज्म, जिसे जन्मजात बच्चे के अंदर जन्मजात भाषा सीखने की कैपेसिटी होती है, ये नोम चॉम्स्की ने कहा है। और उनका ये कंसेप्ट है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जित डिवाइस, या जिसे हम भाषा अर्जित उपकरण भी कहते हैं। तो बच्चा इस LAD के साथ जन्म लेता है, उसके अंदर जन्मजात अक्षमता होती है, भाषा सीखने की इनेट कैपेसिटी होती है किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की। दूसरा है पियाजे। तो जन्मजात जहाँ पे आ जाता है, इनेट कैपेसिटी आ जाता है, वहाँ पे हमारा नोम चॉम्स्की आ जाएगा। और LAD डिवाइस जो हमें मेन याद रखना है। उसके बाद आता है पियाजे लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कनेक्टेड विद द चाइल्ड कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये हमें सभी को भी पता है कि जो पियाजे ने है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले सेंसरी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल स्टेज है एंड
फॉर्मल स्टेज। तो बच्चा इन्हीं स्टेजेस के अकॉर्डिंग क्या है, भाषा को सीखता है। पहले वो किसी स्टेज, पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंचता है, फिर उसके अंदर उस स्टेज के अकॉर्डिंग भाषा का विकास होता है। तो उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो पहले आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट से। तो इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो भाषा का जो विकास होता है उससे पहले होता है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारा यही याद रखना है कि पियाजे ने ये बताया है कि जो भाषा बच्चा सीखेगा वो उसके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होती है। पहले बच्चा किसी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था पे पहुंचेगा, उसके बाद उसकी भाषा का विकास होता है। उसके बाद आते हैं हमारे पियाजे। पियाजे ने क्या बताया है कि जैसे कि पियाजे ने तो ये बताया है कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट, वो पहले होता है। लेकिन वाइगोस्की ने ये बताया कि जो बच्चे का भाषा विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो पहले होता है उसके कोग्निटिव डेवलपमेंट से। तो दोनों के अपोजिट विचार हैं, हमें इस तरीके से इनको दोनों को याद रखना है। पियाजे वर्सेस वाइगोस्की से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बना रखी है और सीडीपी की प्लेलिस्ट में डाल रखी है। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है सीटेट के लिए, आप इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि सीटेट में रिपीटेडली इन दोनों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही पियाजे और वाइगोस्की बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और वाइगोस्की ने बताया है कि बच्चा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, कल्चरल एक्सपीरियंसेस से सीखता है। जहाँ पे भी सोशल, कल्चरल, इंट्रैक्शन जैसे वर्ड आते हैं तो वो हमें वाइगोस्की के साथ जाना है। तो उस बच्चे को जो सामाजिक होता है, सांस्कृतिक होता है और बच्चे आपस में इंट्रैक्शन करते हैं, उससे जब भाषा को सीखते हैं तो वो हमारे वाइगोस्की की थ्योरी है। उसके बाद आता है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। लैंग्वेज डेवलप थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द सोशल एनवायरनमेंट। तो बच्चे का जितना भी इंटरेक्शन होगा उसके एनवायरनमेंट के साथ, उतनी जल्दी बच्चा भाषा सीखेगा, ये इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी वाले कहते हैं। उसके बाद है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को सबसे पहले तो हमें बहुभाषिकता को क्या है, एज ए टीचर रिसोर्स मानना है। क्यों रिसोर्स मानना है कि जितना जल्दी बच्चा जितनी ज़्यादा भाषाएं सीखेगा उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो भी उतना ही जल्दी होता है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जान पाता है, इंटरेक्शन उसका ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसका जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो भी अच्छे से हो पाता है। तो हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एज ए टीचर, एज ए रिसोर्स यूज़ करना है, एज ए रिसोर्स। तो सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, जब बच्चा एक से ज़्यादा भाषाएं सीखता है तो उसे हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। मदर टंग होम लैंग्वेज, द लर्नर्स होम लैंग्वेज शुड बी रिस्पेक्टेड एंड यूज एज ए लर्निंग रिसोर्स। और अगर ये आ जाए कि अगर बच्चा सबसे पहले उसको क्या है, उसकी मदर टंग में ही बच्चे को सिखाया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले उसको फॉर्मल लैंग्वेज में सिखाना है या मदर टंग में, तो हमें मदर टंग के साथ जाना है। उसके बाद है ट्रांस लैंग्वेजिंग, यूजिंग ए लर्नर्स कंप्लीट लिंग्विस्टिक रेपर्टोयर फ्लेक्सिबिलिटी टू सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। जब बच्चा सीखने के लिए एक से ज़्यादा भाषाओं का यूज़ करता है तो उसे ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। जैसे कि बच्चा किसी भी कंसेप्ट को हिंदी में पढ़ता है और उसका इंग्लिश में आंसर देता है। तो जैसे कई बार हमारे भी क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है, तो हम कई बार हिंदी में समझ में नहीं आता तो उसको इंग्लिश में देखते हैं और उसका जो आंसर है वो हिंदी में देते हैं। इस तरीके से एक से ज़्यादा लैंग्वेज का जब बच्चा सीखने के लिए यूज़ करता है तो उसे ट्रांस लैंग्वेजिंग कहते हैं। उसके बाद आती है हमारी लैंग्वेज स्किल। तो 4 तरह की लैंग्वेज स्किल होती है हमारी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, जिसे हम LSRW से जानते हैं और इसी क्रम में बच्चा सीखता है। तो हमें ये याद रखना है, LSRW को इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहले बात करें तो लिसनिंग एंड
रीडिंग, दोनों ही हमारी रिसेप्टिव स्किल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इसमें बच्चा कुछ न कुछ ग्रहण कर रहा होता है। लिसनिंग में भी वो किसी न किसी की बातें सुन रहा हो तो वो नॉलेज को ग्रहण कर रहा है, रिसेप्ट कर रहा है, तो इसलिए रिसेप्टिव है। रीडिंग में भी बच्चा पढ़ के नॉलेज को ग्रहण कर रहा है, इसलिए हमारी जो लैंग्वेज जो लिसनिंग और रीडिंग है वो रिसेप्टिव स्किल है। और उसके अपोजिट जो स्पीकिंग एंड राइटिंग है वो प्रोडक्टिव स्किल है। क्यों? क्योंकि बच्चा इसके अंदर कुछ न कुछ प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है। स्पीकिंग के थ्रू बच्चा कुछ न कुछ अपनी थॉट्स का एक्सप्रेशन कर रहा है, राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है। जहाँ पे भी बच्चा अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करेगा तो वो हमारी प्रोडक्टिव स्किल होगी। वहाँ पे बच्चा कुछ न कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है, इसलिए प्रोडक्टिव स्किल होगी। तो जो रिसेप्टिव स्किल होती है वो हमारी सुनना और पढ़ना, लिसनिंग और रीडिंग, जिसमें बच्चा कुछ न कुछ नॉलेज एक्वायर करेगा, वो हमारी रिसेप्टिव स्किल होती हैं। और प्रोडक्टिव स्किल किस में होती है? जिसमें बच्चा एक्सप्रेस करेगा अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को, तो वो बोलकर भी एक्सप्रेस कर सकता है और लिखकर भी एक्सप्रेस कर सकता है। इसलिए स्पीकिंग और राइटिंग हमारी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। सबसे पहले है लिसनिंग। लिसनिंग में क्या होता है? सिर्फ सुनना ही हमारा लिसनिंग नहीं होता। जब बच्चा अंडरस्टैंड करता है किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी फैक्ट्स को, तो वो उसकी लिसनिंग मानी जाएगी। विदाउट अंडरस्टैंडिंग लिसनिंग नहीं मानी जाएगी। उसके बाद है स्पीकिंग। स्पीकिंग का हम बच्चा ओरल लैंग्वेज के थ्रू क्या करेगा? अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग क्या होता है? बच्चा रीडिंग में भी ऐसे ही है, बच्चा रीड करेगा और उस जो भी फैक्ट्स जो भी पढ़ रहा है बच्चा, और उसका मीनिंग भी उसे पता हो। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी बच्चे की जो है रीडिंग मानी जाएगी। राइटिंग में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करता है थ्रू रिटन लैंग्वेज। रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल का हमें अभी डिस्कस किया। इंटीग्रेटेड स्किल्स, और हमें याद रखना है कि ये जो सारी की सारी स्किल होती हैं वो इंटीग्रेटेड होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। LSRW क्या होती हैं? एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, इंटीग्रेटेड स्किल्स होती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होती। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि जो लैंग्वेज स्किल होती है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि उनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होता, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इनका आपस में संबंध होता है, ये आपस में अंतर संबंधित होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जो रीडिंग है। रीडिंग भी कई तरह की होती है। सबसे पहले तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि बच्चे को अगर कोई भी कम्प्रीहेंशन पढ़ रहा है तो उसका क्या मकसद है, उसके बच्चे का, उसको मोरल वैल्यू सिखाना है, क्या है। तो हमारा मेन चीज़ यहाँ पे है कि बच्चे का रीडिंग में इंटरेस्ट हो और वो इंजॉय करे रीडिंग को। तो रीडिंग करने का जो मेन मकसद होता है कि बच्चा उस रीडिंग को एंजॉय करे और उसको अंडरस्टैंड करे। तो अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना, उसको एक्सप्लेन कर पाए, बच्चा इवेलुएट कर पाए, उसको उसने क्या सीखा है वो खुद से बता पाए, तो ये हमारी रीडिंग का पर्पज होता है। उसके बाद आता है हमारा स्कीमिंग। स्कीमिंग में क्या होता है कि बच्चा जब रीड करता है तो उसका जो मेन आइडिया होता है, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ता है तो उसमें क्या मेन आइडिया है, मेनली वो पैराग्राफ किस टॉपिक के बारे में है, वो स्कीमिंग, उस तरह की रीडिंग स्कीमिंग कहलाती है। जैसे कि कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो मेन क्या क्या न्यूज़ आई है, तो जब हेडिंग पढ़ी जाती है और पता चल जाता है कि आज के न्यूज़पेपर में मेनली किसके बारे में आया है, तो वो हमारी स्कीमिंग होगी। तो न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल कई बार सीटेट में पूछ लिया जाता है कि कोई भी न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं और उसमें सिर्फ हेडिंग्स को पढ़ रहे हैं, तो वो कौन सी रीडिंग है, वो हमारी स्कीमिंग आएगी। उसके बाद आता है स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए की जाती है। जैसे फ़ोन डायरेक्टरी होती है, अगर हम फ़ोन डायरेक्टरी में किसी का नंबर ढूंढना होता है तो हमें पर्टिकुलर नंबर को ही सर्च करते हैं। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए जब हम रीडिंग करते हैं वो स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे स्कैनर होता है तो स्कैनर में भी कोई ना कोई स्पेसिफिक कोड होता है,
और इसी तरीके से स्कैनिंग रीडिंग में भी ये होगा कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कोई विशेष जानकारी ढूंढने के लिए रीडिंग की जाती है। उसके बाद आता है हमारा इन्फेरेंस। इन्फेरेंस में क्या होता है कि आगे की कोई भी मतलब बच्चे ने जो पढ़ा है उसका आइडिया निकालता है कि मेनली गैस कर, जैसे कि कोई सेंटेंस है, रीना छाता लेकर घर से निकली, तो बच्चा कई तरह के अनुमान लगा सकता है इसमें कि शायद बाहर बारिश हो रही होगी इसलिए रीना छाता लेकर बाहर निकली, या फिर बाहर धूप ज़्यादा होगी। तो इस तरह के बच्चे अनुमान लगाते हैं रीडिंग करने के बाद। उसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग में क्या होता है कि बिल्कुल डीप रीडिंग होती है, एनालाइज करता है, क्वेश्चनिंग करता है, इवेल्युएट करता है जो टेक्स्ट उसने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप से पूछता है, उसने क्या सीखा है उसको इवेल्युएट करता है। प्रेडिक्शन में क्या होता है, यूज प्रायर नॉलेज एंड क्लूज टू एंटिसिपेट व्हाट कम्स नेक्स्ट। जैसे कि बच्चा कोई स्टोरी पढ़ रहा है तो वो पीछे स्टोरी में क्या क्या आया है तो उसके बेस पे वो भविष्यवाणी करता है कि आगे क्या क्या हो सकता है, अनुमान लगाता है। तो इस तरह की जो रीडिंग होती है वो प्रेडिक्शन रीडिंग होती है। इसके अलावा हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग भी होती है, जो मैंने पहले की वीडियो बनाई है उसमें मैंने चारों तरह की मेन रीडिंग को डिस्कस किया हुआ है। PYQ में भी ये बार बार आया है तो इसलिए मैंने PYQ में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक्सटेंसिव रीडिंग की जब बात आती है तो हमें याद रखना है कि बच्चा एंजॉयमेंट के लिए रीड करता है, और इंटेंसिव रीडिंग में डीप मीनिंग ढूंढने के लिए, मतलब बच्चा डीपली किसी भी कंसेप्ट को पढ़ता है, जैसे कंप्रीहेंशन को पढ़ रहा है तो वो डीपली पढ़ेगा ताकि वो जो क्वेश्चंस के आंसर डिटेल में दे पाए। और जब किसी क्वेश्चन का एक फैक्चुअल आंसर बच्चा ढूंढता है तो वो हमारी स्कैनिंग होती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढ रहा है। तो हमें ये चारों तरह की जो मेन रीडिंग है एक्सटेंसिव, सबसे मेन ये है कि एक्सटेंसिव में जब भी बच्चे की इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है, जैसे स्टोरी वगैरह बच्चा पढ़ता है तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग आएगी। सबसे डीप रीडिंग हमारी इंटेंसिव होती है, और सबसे कम जो डीप होती है वो हमारी स्कीमिंग होती है। उसमें मैंने क्रम वाइज भी बता रखा है डीप से सैलो रीडिंग की तरफ, तो वो सभी की वीडियो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग। राइटिंग ए प्रोसेस, राइटिंग डेवलप थ्रू प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग। तो राइटिंग की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू बच्चा राइटिंग सीखता है, और ये इसके बारे में जो ये स्टेजेस हैं वो CTET में पूछी गई है, तो हमें इन स्टेजेस को ध्यान में रखना है। सबसे पहली स्टेज होती है हमारी प्री राइटिंग स्टेज होती है, प्लानिंग आइडिया थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन, ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स। तो इसमें बच्चा कोई टॉपिक सोचता है, उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं वो चीज़ें सोचते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। मतलब 3 से 4 बच्चों का एक ग्रुप होगा तो वो अपने अपने आइडियाज़ बताते हैं, जिसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। फिर क्या करेगा बच्चा, राइटिंग द फर्स्ट वर्जन ऑफ द टेक्स्ट, जो रफली बच्चा उसका ड्राफ्ट बनाएगा, उस जो भी टॉपिक उसने सिलेक्ट किया उससे रिलेटेड जो रफली वर्क करा जाता है वो ड्राफ्ट में आता है। फिर उसमें रिवाइज करेगा बच्चा कि उसमें उसने जो जो गलतियां करी हैं वो उसके कंटेंट आगे पीछे तो नहीं है, इस तरीके से वो उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें क्लैरिटी लेकर आएगा। एडिटिंग में वो ग्रामर और स्पेलिंग और पंक्चुएशन को, मतलब हमें याद रखना है कि रिवाइज में तो क्या करेगा वो उसके जो फैक्ट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करेगा अच्छे तरीके से कि कौन सा फैक्ट पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। और एडिटिंग में क्या करेगा, उसकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, इस तरह की वो जो मिस्टेक पैराग्राफ में उसने करी है या फिर उसकी राइटिंग में है उसको वो ठीक करता है। और लास्ट जो हमारा होता है पब्लिशिंग का होता है, जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा पब्लिशिंग का होता है कि प्रेजेंटिंग द फाइनल वर्जन ऑफ द राइटिंग। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि प्री राइटिंग में क्या होता है कि बच्चा अपना फाइनल वर्जन बना देता है, तो हमें याद रखना है कि प्री राइटिंग में तो वो सिर्फ टॉपिक्स के बारे में सोचता है, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है। ड्राफ्ट में क्या करेगा, रफली बच्चा लिखेगा। रिवाइज में क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा अपने थॉट्स को अच्छे से। और एडिटिंग में उसको ग्रामेटिकल मिस्टेक उसके अंदर जो हुई है उनको ठीक करेगा, और लास्ट में उसको पब्लिशिंग करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव राइटिंग, एक्सप्रेसिंग आइडियाज़ इमेजिनेटली एंड इंडिपेंडेंटली। जब बच्चा कल्पनात्मक जो
उसकी सोच होती है उसको बाहर निकालता है राइटिंग के थ्रू, वो होता है उसकी क्रिएटिव राइटिंग। गाइडेड राइटिंग होती है विद प्रॉम्प्ट्स, क्लूज और स्ट्रक्चर्स सपोर्ट। जैसे कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कुछ वर्ड दे दिए जाते हैं और उन वर्ड से उनको हेल्प मिल जाती है कि वो किसी भी टॉपिक पर लिख ले। मान लिया कि उनको गाय के बारे में लिखना है तो गाय से रिलेटेड 3-4 वर्ड्स उसको बता दिए जाते हैं एज ए गाइडेड राइटिंग के लिए, क्लूज दे दिए जाते हैं और फिर बच्चा उससे रिलेटेड राइटिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। तो ग्रामर कैसे सिखानी चाहिए बच्चे को? शुड बी टॉट थ्रू मीनिंगफुल लैंग्वेज यूज रादर देन आइसोलेटेड रूल्स। सिर्फ केवल रूल्स को रटाफिकेशन से नहीं बच्चे को सिखाना चाहिए, बल्कि उसको मीनिंगफुल तरीके से ग्रामर को सिखाना चाहिए। उसको कंटेक्स्ट में यूज़ करके बच्चे को कोई सिचुएशन दे दिया, कोई उसको रियल लाइफ सिचुएशन दे दी, तो उसको कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करके बच्चे को ग्रामर सिखानी चाहिए। ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है रियल लाइफ से उसको कनेक्ट करके बच्चे को ग्रामर सिखानी चाहिए। पहला मेथड है हमारा इंडक्टिव मेथड। लर्नर्स ऑब्जर्व एग्जाम्पल एंड डिस्कवर द ग्रामेटिकल रूल्स। तो बच्चे को पहले 3 से 4 एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, फिर उसमें जो है कॉमन उसके जो रूल्स होंगे बच्चा उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर वो रूल को सीखेगा। तो इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, जिसे हम आगमनात्मक तरीका भी कहते हैं। तो आ जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे उदाहरण से शुरू होगा। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि या तो आई से याद कर लो, इंडक्टिव एग्जाम्पल से शुरू होती है। जो इंडक्टिव मेथड होता है वो एग्जाम्पल से शुरू होता है और रूल्स की तरफ जाता है। या फिर आ को ऊ से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जो आगमनात्मक तरीका होता है वो उदाहरण से शुरू होता है और नियम की तरफ जाता है। इस तरीके से हमें याद रखना है कि अगर हमें एक याद हो जाएगा इंडक्टिव मेथड का, पता चल जाएगा कि आई और ई, इंडक्टिव और एग्जाम्पल से रूल की तरफ, तो फिर हमें जो निगमनात्मक है हमारा डिडक्टिव मेथड है वो तो इसका अपोजिट है, तो वो तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि जिसमें पहले डिडक्टिव मेथड में क्या होगा, बच्चा पहले रूल सीखेगा फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेगा। फंक्शनल ग्रामर, ग्रामर इज टॉट अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पस एंड यूज इन कम्युनिकेशन। तो फंक्शनल ग्रामर क्या होता है कि जब बच्चा उसको एक सिचुएशन दे दी जाएगी और उसमें वो कम्युनिकेट करेगा तो उसका फंक्शनल ग्रामर का यूज हो रहा है। तो जो पर्पस होता है उसका मेनली यही होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चे को ग्रामर सिखाई जाती है। तो जहाँ पे कम्युनिकेशन और फंक्शनल आ जाता है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। वोकैबुलरी डेवलपमेंट क्या होता है कि वर्ड्स आर लर्नड इफेक्टिवली थ्रू मीनिंगफुल कंटेक्स्ट एंड रिपीटेशन एंड यूज। तो वोकैबुलरी का डेवलपमेंट भी ऐसे ही करना है कि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड वोकैबुलरी देनी है और बच्चा उसको बार बार उसके कॉन्टेक्स्ट में आएगी तो उसको रिपीट भी करेगा और उसको यूज भी करेगा, तो उसकी जो वोकैबुलरी डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगी। कॉन्टेक्स्ट क्लूज, सराउंडिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड अनफैमिलियर वर्ड्स। जब बच्चे को अनफैमिलियर वर्ड्स सिखाने होते हैं जिसके बारे में बच्चे ने नहीं सुना है तो उनको उनके कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ के बच्चे को सिखाया जाता है। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड एंड फॉर्म न्यू वर्ड्स। तो बच्चे को नए वर्ड कैसे सिखाना है, जैसे अनेबल सिखाना है बच्चे को तो इसमें सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का यूज होगा। जैसे अन और एबल को जोड़ के बच्चा क्या बनाएगा, न्यू वर्ड बनाएगा अनेबल। इसके अलावा जो हमारे मान लिया एक प्ले ग्राउंड होता है वर्ड, जैसे बच्चे को पहले हम प्ले सिखा देते हैं फिर ग्राउंड सिखा देते हैं तो हमारा कंप्लीट वर्ड क्या बन जाएगा, प्ले ग्राउंड। तो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का यूज करके बच्चा नए वर्ड्स सीखता है, वर्ड फॉर्मेशन करता है। डिक्शनरी यूज, डिक्शनरीज हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड यूजेस। तो बच्चे को हमें डिक्शनरी का यूज भी सिखा देना चाहिए ताकि बच्चा उससे नए नए वर्ड सीखे, उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखे, उनकी स्पेलिंग सीखे, उनका यूज सीखे। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स।
तो लैंग्वेज को बच्चे को टीच करने के अलग अलग क्लासरूम के मेथड होते हैं। सबसे पहला, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लैंग्वेज टीचिंग मेथड। इसके बारे में भी सीटेट में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो जिसमें ग्रामर्स के रूल्स का सीधे जो बच्चे एक लैंग्वेज को सीखेगा दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करेगा। जैसे कि हिंदी का कोई भी पैसेज दे दिया और बच्चा ग्रामेटिकल रूल्स के अकॉर्डिंग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। तो ये होता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जैसे उसकी मदर टंग होती है, उसमें उसको बच्चे को दे दिया जाएगा, या फिर उसने फॉर्मल लैंग्वेज पहले उसने जो सीखी है उसमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, कम्प्रीहेंशन दे दिया जाएगा, फिर बच्चा उसको जो लैंग्वेज 2 सीख रहा है उसके अंदर ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग उसका ट्रांसलेशन करता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सिर्फ जो टारगेट लैंग्वेज होती है, जो बच्चे को लैंग्वेज सिखानी होती है, केवल उसी का यूज़ करता है, वो दूसरी जो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं करता। तो डायरेक्ट से समझाओ कि डायरेक्ट लैंग्वेज डायरेक्टली अवॉइडिंग डिपेंडेंस ऑन ट्रांसलेशन। तो पहले वाली लैंग्वेज को यूज़ करने की बजाय डायरेक्ट जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है कि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट दे दिया जाएगा, सिचुएशन दे दी जाएगी, तो उसको डायरेक्ट मेथड से सीखता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड को हमें रिपीटिशन से याद रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिपीटेशन, तो जहाँ पे बच्चे को ड्रिल्स बार बार सुनाया जाता है बच्चे को उस लैंग्वेज के बारे में, तो वो उसका रिपीटेशन होता है और फिर उसको सीखता है, बोलना स्पीकिंग करता है उसकी। तो जहाँ पे लिसनिंग मेथड और रिपीटिशन मेथड, ड्रिल मेथड यूज़ किए जाते हैं, वो हमारा ऑडियो लिंगुअल मेथड होता है। इसमें बच्चे को बस वो भाषा सुनाई जाती है, फिर बच्चा उस भाषा को यूज़ करता है। उसके बाद है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, CLT। इसमें क्या होता है, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होता है, रियल लाइफ लैंग्वेज यूज होता है। कम्युनिकेशन से ही हमें पता चलना चाहिए कि कम्युनिकेटिव का मतलब कि बच्चे को कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उससे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, उसके जो वातावरण से संबंधित उसको कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी, तो बच्चा उससे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाता है, कम्युनिकेशन करते हैं। 3 से 4 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाएगा और वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। टास्क बेस्ड लर्निंग, इसमें बच्चे को कोई भी टास्क दे दिया जाता है और जो वो उस टास्क को करता है तो वो अपनी जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करके ही करता है। तो बच्चे को जब टास्क के थ्रू कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाती है तो वो टास्क बेस्ड लर्निंग हो जाती है। तो हमें ये जो हमारे 5 मेथड हैं लैंग्वेज टीचिंग के, 5 के 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें सबको इनसे रिलेटेड, ग्रामर का तो हमें रूल्स का ही है सीधा सीधा, और डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट जो लैंग्वेज सीखनी होती है उसका यूज़। मेन हमारा ऑडियो लिंगुअल और कम्युनिकेटिव होता है। ऑडियो लिंगुअल में क्या करेगा, बार बार रिपीटिशन करेगा, बच्चे को बार बार वो स्पीकिंग सिखाई जाएगी, लिसनिंग कराई जाएगी टारगेट लैंग्वेज की। और कम्युनिकेटिव में क्या है, कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। रियल लाइफ लैंग्वेज जहाँ पे यूज होता है वो हमारा CLT मेथड होता है। उसके बाद होता है एरर्स एंड फीडबैक। एरर ए सिस्टमेटिक लैंग्वेज डिविएशन शोइंग इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए लैंग्वेज रूल। जब बच्चे के सीखने में कोई गैप रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, कोई उसने लैंग्वेज का रूल अच्छे से नहीं सीखा है, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, तब बच्चा एरर करता है। तो इस तरह की मिस्टेक को हम एरर बोलेंगे। और जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, इसको बच्चा सेल्फ करेक्ट कर सकता है, उसको पता चलता है कि वो सिर्फ स्लिप ऑफ टंग भी हो सकती है, या फिर वो बच्चे का कोई घबराहट वगैरह हो रखी हो, बच्चे को इस तरीके की दिक्कत हो, तब बच्चा मिस्टेक कर देता है। तो वो उसको पता चल जाती है कि बच्चा मान लिया टायर्ड है, थका हुआ है, या उसका डिस्ट्रैक्शन हो रखा है, या स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। इस तरीके के कारण जो बच्चा गलतियां करता है वो मिस्टेक होती है, और मिस्टेक को बच्चा सेल्फ करेक्ट कर सकता है। तो दोनों में एरर और मिस्टेक में मेन डिफरेंस यही है कि मिस्टेक को बच्चा सेल्फ करेक्ट कर सकता है क्योंकि उसको पता है कि उसने वो गलती करी है, लेकिन एरर में बच्चे को अपनी गलती का पता नहीं होता क्योंकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, वो इनकम्प्लीट होती है उस रूल से रिलेटेड। तो हमें, और उसको एरर को बच्चा सेल्फ करेक्ट नहीं कर पाता जब तक उसको टीचर नहीं बताता। उसके बाद है एरर एनालिसिस स्टडी
द लर्नर्स एरर टू अंडरस्टैंड देयर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। फिर बच्चे का जो किस उसकी एरर का पैटर्न क्या है उसको अंडरस्टैंड करा जाता है और उसकी डिफ़िकल्टी को दूर किया जाता है। करेक्टिव फीडबैक दिया जाता है बच्चे को। फीडबैक हेल्प लर्नर्स आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव लैंग्वेज एरर। तो जो उसने बच्चे ने एरर करे हैं उससे रिलेटेड बच्चे को उसको करेक्ट करके उसका फीडबैक दिया जाता है ताकि बच्चे उसको ठीक कर लें और उसकी गलतियाँ उस बच्चे को पता चले और आगे से वो रिपीट ना करे। रिमीडियल टीचिंग में क्या होता है, एडिशनल इंस्ट्रक्शन गिवन टू ओवरकम आइडेंटिफाइड लर्निंग डिफ़िकल्ट। तो दो तरह की हमारी टीचिंग होती है। डायग्नोस्टिक होती है जिसमें हम जो टीचर होता है वो बच्चे की गलतियों को पहचानता है, एरर एनालिसिस करता है। और फिर रिमीडियल में क्या होती है जिसे हम सुधारात्मक टीचिंग शिक्षण भी कहते हैं। इसमें जो उसने डायग्नोस्ट किया था, जो कारण को जाना था, जो डिफ़िकल्टी बच्चे की लर्निंग में आ रही है उसको जाना था, फिर उसको कैसे दूर करना है, उसको दूर करने के लिए जो मेथड टीचर अपनाता है वो रिमीडियल टीचिंग होती है। तो डायग्नोस्टिक में हमें क्या है, कारण जानता है कि बच्चे ने क्या एरर किया है, उस एरर को जानता है, उसका कारण जानते हैं। फिर उसके बाद उसके अंदर जो उपाय उसके लिए यूज़ किए जाते हैं वो रिमीडियल टीचिंग होती है। पॉजिटिव अप्रोच टू एरर। तो एरर को जो एज ए टीचर है उसको पॉजिटिव लेना है ना कि नेगेटिव। एरर शुड बी ट्रीटेड एज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग नॉट एज फेल्योर। तो बच्चे को इसको इसके जो एरर्स होते हैं उसको बच्चे के फेल्योर के रूप में नहीं लेने हैं, बल्कि उसको एक पार्ट समझना है कि जो लैंग्वेज लर्निंग का एक नेचुरल पार्ट है। बच्चा सीख रहा है, वो कोशिश कर रहा है, तो उसको एज ए उसका एफर्ट लेना है ना कि उसका फेल्योर। तो ये एरर और मिस्टेक में जो मेन डिफरेंस है वो हमें अच्छे से समझना है और ध्यान में रखना है कि एरर को बच्चा सेल्फ करेक्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं पता, लेकिन जो मिस्टेक होती है उसको सेल्फ करेक्ट कर सकता है। वो उसके जो कहीं ध्यान होने की वजह से, डिस्ट्रैक्शन या टायर्डनेस की वजह से बच्चा मिस्टेक करता है। और रिमीडियल और डायग्नोस्टिक टीचिंग को याद रखना है। डायग्नोस्टिक में क्या करेगा, निदानात्मक शिक्षण भी जिसे हम कहते हैं, उसमें कारण को जानेगा। निदानात्मक में कारण को जानेगा कि बच्चे ने क्या गलतियां की है उसको जानेगा। और जो रिमीडियल में जिसे हम सुधारात्मक शिक्षण भी कहते हैं, इसमें टीचर क्या है उस मेथड को अपनाएगा कि बच्चे में किस तरीके से सुधार लाया जा सकता है। उसमें अलग अलग तरीके टीचर यूज़ करता है। उसके बाद है हमारा असेसमेंट। तो असेसमेंट भी हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें 3 तरह की असेसमेंट होती हैं। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो जो फॉर लर्निंग होता है वो क्लासरूम के दौरान होता है, ड्यूरिंग द क्लासरूम। तो जब कोई टीचर कोई भी सब्जेक्ट कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा है और लास्ट में बच्चा अगर टीचर उसका ओरल टेस्ट लेता है तो टीचर को पता चलता है कि बच्चे ने क्या क्या सीखा, क्या क्या उसमें गलतियां करी, और उसी टाइम बच्चे को फीडबैक भी दे दिया जाता है और टीचर को भी खुद भी अपनी टीचिंग का फीडबैक मिल जाता है। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है वो असेसमेंट फॉर लर्निंग, इस तरह की जो असेसमेंट होती है उसे असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। तो ऑनगोइंग लर्निंग जो पूरा साल ये चलती रहती है, जो क्लासरूम के दौरान होती है, ये हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। इसे हमें याद रखना है कि क्लासरूम के दौरान होती है। ऑफ लर्निंग का जो मूल्यांकन होता है उसे हम असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो जहाँ का की बात होती है, जो का होता है वो लास्ट में होता है। सीखने का आंकलन, तो जो वो है वो लास्ट में होगा। और सीखने के लिए आंकलन, फॉर सीखने के लिए आंकलन हो रहा है ताकि अभी जो गलती करी है उसमें अभी ही सुधार कर लें। तो के लिए जब आंकलन की बात होती है तो वो क्लासरूम में ही होती है। और सीखने का आंकलन, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो सीख लिया, अब जो सीखा हुआ है उसका आंकलन होगा और उसके बेस पे बच्चे को आगे प्रमोशन भी दिया जाता है, नेक्स्ट ग्रेड में बच्चा चला जाता है। तो जो लास्ट में होता है, हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए में याद रखना, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो हमारी असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है और जो का होती है वो हमारी समेटिव।
ये समेटिव को हमें सार के रूप में याद रखना है कि जिसका सार निकालेंगे हम लास्ट में करेंगे, वो समेटिव असेसमेंट होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था किसी टेट में कि बच्चा खुद से अपना असेसमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, तो वो बिल्कुल कर सकता है, और जिसे हम असेसमेंट एज लर्निंग कहते हैं। तो जहाँ पे असेसमेंट लर्निंग के इक्वल होगा, एज लर्निंग होगा, तो बच्चा वहाँ पे खुद से अपना असेसमेंट करता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब ये रहेगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने अभी बताया कि जो क्लासरूम के दौरान होगी वो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, कंटिन्यूस होती है, ये पूरा साल चलती रहती है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। समेटिव असेसमेंट क्या होती है, जिसमें हम सार निकालते हैं, बिल्कुल लास्ट में होती है, एंड होती है जिसमें हम जजमेंट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि बच्चे को नेक्स्ट ग्रेड में जाना या नहीं जाना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में बच्चे के कारण को जाना जाता है, उसकी जो डिफ़िकल्टी होती हैं उसका कारण जाना जाता है, और फिर रिमीडियल में क्या है उसका उपाय निकाला जाता है। उसके बाद आता है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है कि बच्चे को पूरे साल का रिकॉर्ड होता है। टीचर के पास एक लर्नर वर्क हमें इसको टाइमली प्रोग्रेस के साथ कनेक्ट करके याद रखना है। कर्मिक जो गति होती है बच्चे की, कर्मिक जो विकास होता है वो उसका पोर्टफोलियो से ही पता चलता है कि बच्चे ने किस टाइम पे कितना कितना सीखा है। तो ये पूरे साल का होता है, टाइमली जो प्रोग्रेस करी है बच्चे ने, कि जो अप्रैल में बच्चा क्या बता पा रहा था, जुलाई में तक उसने कितना सीख लिया, सितंबर तक कितना सीख लिया, यानी कि उसने टाइम के साथ जो प्रोग्रेस करी है वो पोर्टफोलियो होता है। उसके बाद एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, जिसके बारे में भी सीटेट में बार बार पूछा जाता है। जब बच्चे की कोई स्पेसिफिक बिहेवियर का ऑब्जर्वेशन टीचर द्वारा करा जाता है तो उसको एनेक्डोटल रिकॉर्ड में रखा जाता है। जैसे कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है, या किसी का हेल्पिंग नेचर है बच्चे का, काइंड है वो दूसरों के लिए, ड्राइंग या फिर सिंगिंग में अच्छा है, तो इस तरीके का जो स्पेसिफिक बिहेवियर होते हैं वो हमारे एनेक्डोटल रिकॉर्ड में होते हैं।